तो ओवरऑल चैप्टर मोशन का 2 लेक्चर आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो लेक्चर नंबर 04 में जनरल तरीके से हमने जो प्रूफ किया था इक्वेशन ऑफ मोशन को, तब हमने प्रूफ किया था जब हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता था, जहां पे एक्सीलरेशन क्या होता था, आपका कांस्टेंट होता था। जरा सा याद करवा दूं, ठीक है, क्या होता था, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था वो था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमने देखा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एस। और फोर्थ इक्वेशन हमने देखा था एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ ए एन टू एन माइनस वन, ठीक। ये हमने 4 इक्वेशन को जनरल मेथड से ड्राइव किए थे, बट हम ग्राफिकल मेथड से इन 3 इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ग्राफिकल मेथड से कितने इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है, 3 को करना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं ग्राफ को, ठीक है। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये इतना आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसका इक्वेशन होता है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। क्या किया हमने, एक सिंपल साधारण स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किए और जिनका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है। जहां पे अगर हम बात करें वेयर y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट और x के बारे में भी आप लोग जानते हो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपके लिए 2 चीजें नया है, एक तो है आपका क्या m क्या होता है, m होता है स्लोप, m क्या होता है स्लोप, और c क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब स्लोप क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। स्लोप क्या होता है, यानी कि m है ना, m होता क्या है। तो अगर हम m को डिफाइन करने के लिए जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं m हमारा होता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। जो लाइन हमारा है वो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, ठीक है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां आप जो है वो एक्स एक्सिस बना सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो आप यहां से भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप यहां से भी एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, क्या हम उसको थीटा कह सकते हैं, अल्फा भी आप कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं, गामा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको भी थीटा कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये थीटा, इसको भी थीटा, इसको भी आप थीटा कह सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, m जो है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यहां पे दा लगा दे, ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक। अब स्लोप की बात करें, m इज इक्वल टू क्या होता है, तो m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं कि
m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो हम कह सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अभी हम टेन थीटा को और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, घबराने की बात नहीं है। यानी कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। y इंटरसेप्ट अभी नहीं समझाएंगे। देखिए, अगर हम टेन थीटा की बात करें, किसी भी ट्रायंगल में टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, वहां से हम आपको समझाते हैं कि टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसमें राइट एंगल हमने क्या ले लिया, P को ले लिया, ठीक है, Q और R, ठीक है। हमने यहां पे क्या किया कि थीटा कंसीडर किया, क्या हमने किया, थीटा कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो टेन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये बताता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और अच्छे से समझो, टेन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करता है, ठीक है। अगर देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, PQ है, ठीक है, PQ है, और अगर बेस देखें तो क्या है आपके पास में, PR है, ठीक है, क्या है, PR है, ठीक। अभी यहीं रुक जाओ, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन पे अगर हम दो पॉइंट को कंसीडर कर ले, कर सकते हैं ना भाई, एक पॉइंट हमने ये कंसीडर कर लिया, और हर एक पॉइंट का अपना अपना x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, x1 कॉमा y1 कह देते हैं। और एक पॉइंट हमने और कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक पॉइंट हमने और कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम x2 कॉमा y2 बोल देते हैं, बताओ, ठीक है। और यहां से अगर हम डिस्टेंस इसका देखें तो क्या हम इसको y1 कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम x1 कह सकते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है। उसी प्रकार से इस कोऑर्डिनेट से अगर हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दें, ठीक है, जरा सा देखते रहना, ये x2, ठीक है, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये पॉइंट को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को हम यहां ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, आप चाहे तो वहीं भी रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये y1, ठीक। और यहां पे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, जो मुझे समझाना है, क्या समझाना है, मुझे समझाना है परपेंडिकुलर और बेस को, ठीक है। देखिएगा, आराम से देखिए, तो हमने कह दिया, क्या कह दिया, ये कह दिया कि यहां से हमने इस पॉइंट को ज्वाइनिंग कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो ये वाली यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो y1 है, और यहां से जो डिस्टेंस हमने लिया है उसको जरा सा करेक्शन करेंगे और यहां लेंगे, ये क्या है, x1, देखते हैं, ठीक, आराम से देखो। तो देखो, 0 से x1 का डिस्टेंस कुछ है, ठीक है, क्या है, 0 से x1 के बीच में क्या है, मैं x मान लेता हूं या x1 ही मान लेते हैं, ठीक है। x1 और x2 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, अगर आप निकालने के लिए जाएं तो क्या होगा, x2 माइनस x1। अगर मैं x2 में x1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है, देखो ये वाली पूरी जो डिस्टेंस है क्या है अपने पास में, y2 है, अरे भाई आराम से देखो, ठीक है, y2 है। अगर मैं ये डिस्टेंस निकालने के लिए जाऊं, ये डिस्टेंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, y2 में अगर हम y1 को सब्ट्रैक्ट करें तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। y2 में अगर हम y1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो अपना काम बन जाएगा।
तो अब यहां से देखिए, परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, और बेस अगर देखें तो x2 माइनस x1 है। ये क्या है? ये स्लोप है, ठीक है। क्या है ये? स्लोप है, ठीक है। तो इसी चीज को अगर हम थीटा के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो m इज इक्वल टू टेन थीटा होगा, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 स्लोप होगा, ठीक है। क्या है ये ओवरऑल अपने पास में जो आया ये क्या है? ये स्लोप है। इसी को आप लिख सकते हो जो आपने यहां से लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन हमें जो है वो टेन थीटा को अलग समझाना था, ठीक है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? होना नहीं चाहिए। अब आगे में चलते हैं। एक टर्म हमारे पास में बचा हुआ है कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, ठीक है, फिर से मैं समझा दूंगा। स्लोप का मतलब कि x एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, या कितना x एक्सिस से इंक्लाइंड है, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट समझाने के लिए हम फिर से ग्राफ को क्या करते हैं? स्केच करते हैं, ठीक है, और आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन आप जानते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहां पे आपको पता है कि y क्या होता है? y कोऑर्डिनेट, और x होता है आपका x कोऑर्डिनेट, और m अभी हमने जस्ट समझाया कि स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप यानी कि x एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है या कितना इंक्लाइंड है फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, ये हमने समझाया था, ठीक है। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म वो डिस्टेंस होता है जो x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है। जरा समझने की कोशिश करना, स्किप हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि x एक्सिस को ये ग्राफ कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, ठीक है। आने की अगर देखा जाए तो this distance is known as y-intercept form and it is denoted by c। क्या हमने कहा? जो जो ये ग्राफ y एक्सिस को कितनी दूरी पे कट कर रही है, ठीक है, या तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट से उसका जो ओरिजिन पॉइंट है उसका दूरी जो होता है उसी को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? y इंटरसेप्ट, ठीक है। और इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? c से करते हैं। किससे करते हैं? c से करते हैं। अब बताइए कि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको समझा दूं, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको मैं समझा दूं। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहीं पे मैं समझा देता हूं। सपोज दैट मैं दो ग्राफ आपको बनाता हूं, ठीक है। स्लोप आप कैसे पहचानेंगे कि किसका स्लोप कितना होगा, ठीक है। तो दो ग्राफ हम एक बनाते हैं, ठीक है। एक तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है लाइन ही है आपका, ठीक है, सिंपल लाइन हमने लिया है। तो एक्स एक्सिस से अल्फा का एंगल फॉर्म कर रहा है, और एक अनदर ग्राफ हम और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जो बीटा एंगल का स्लोप बनाना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि किसका स्लोप ज्यादा होगा। मान लीजिए इस लाइन को मैंने I1 कह दिया, और सॉरी इस ग्राफ को मैंने I1 कह देते हैं, इस ग्राफ को मैं I2 बोल देता हूं, ठीक है। ये y एक्सिस से और ये आपका x एक्सिस से, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि किसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिगर 1 और यहां पे मैं लिख देता हूं फिगर 2, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस से ये दोनों जो है क्या फॉर्म कर रहे हैं? इंक्लिनेशन है ना, यानी कि एंगल बना रहे हैं, ज्यादा घुमा हुआ। तो देखो अगर हम यहां से कहने जाएं तो हम कहेंगे कि अल्फा जो है वो ग्रेटर है किससे? बीटा से, ठीक है। ये एंगल ज्यादा है। सपोज दैट अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये मान लो 45 डिग्री है और ये आप मान लें 30 डिग्री है, ठीक है। तो जो एंगल अगर देखा जाए दोनों फिगर में, तो इनमें ज्यादा एंगल कौन फॉर्म कर रहा है?
अल्फा कर रहा है, बीटा 30 कर रहा है, तो हम यहां से और कह सकते हैं कि 10 अल्फा जो है बड़ा है 10 बीटा से, ठीक है, 10 बीटा से, ठीक है। और अगर मैं इसका नाम दे दूं P1 और P2, यहां से मैंने नाम दे दिया दोनों स्लोप को, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है, P1 का स्लोप P2 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां तक जो हमने अभी जो बेसिक बातों को हमने जाना है वो ये ग्राफ से रिलेटेड था, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 नाइन्थ क्लास में इनका कोई जिक्र नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस से जो जितना ज्यादा एंगल फॉर्म करेगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीजें आपको माइंड में रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंटरसेप्ट भी हमने आपको समझा दिया कि इंटरसेप्ट आपका क्या होता है, ठीक। ये छोटी छोटी अगर बातें आप क्लियर करते चले जाओ ना तो आपको प्रॉब्लम आगे में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने इक्वेशन की तरफ और जिसमें हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक बात और बता दूं कि एक ग्राफ से हम केवल दो चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कहें, हमने आपसे यही कहा कि एक ग्राफ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो हम स्लोप निकाल सकते हैं और दूसरा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। जो आपको बेहतर लगे वो आप लिख सकते हैं। क्या हमने कहा कि हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, दूसरा हम उस ग्राफ के जो नीचे वाली एरिया है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो या तो आप एरिया अंडर द कर्व के हैं या तो एरिया अंडर द ग्राफ के हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो दो चीजें हम फाइंड कर सकते हैं, स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ। पहले यहां तक कॉपी करेंगे, फिर हम प्रूफ देखेंगे इक्वेशन का, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी किया जाए।